प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने मंगलवार को ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। चीन समेत भारत के साथ जमीनी बॉर्डर शेयर करने वाले देशों के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई नियमों में ढील दी गई है। यूनियन कैबिनेट ने 8.7 लाख करोड़ रुपए के खर्च के साथ जल जीवन मिशन 2.0 को भी मंजूरी दी है। अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि नया फेज सर्विस डिलीवरी पर फोकस करेगा। 2020 में सरकार ने प्रेस नोट 3 के जरिए अपनी एफडीआई पॉलिसी में बदलाव किया था और इसमें कोरोना महामारी के दौरान घरेलू कंपनियों के अधिग्रहण के लिए मौके का फायदा उठाने से रोकने के लिए भारत के साथ जमीनी बॉर्डर शेयर करने वाले देशों से इन्वेस्टमेंट के लिए पहले से मंजूरी लेना जरूरी कर दिया गया था। केंद्रीय कैबिनेट ने आज तमिलनाडु के मदुरै एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करने को मंजूरी दे दी है। मदुरै एयरपोर्ट तमिलनाडु के मंदिरों के शहर मदुरै में है। राज्य के सबसे पुराने एयरपोर्ट में से एक है। ये दक्षिणी तमिलनाडु के लिए एक जरूरी गेटवे के तौर पर काम करता है। टूरिज्म और तीर्थ यात्रा को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है और इससे इस इलाके के पूरे विकास में मदद मिलती है। मदुरै एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्टेटस देने से इलाके की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही इलाके में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। एयरपोर्ट की इंटरनेशनल तीर्थ यात्रियों और बिजनेस को आकर्षित करने की क्षमता शहर की ऐतिहासिक अहमियत में मेल खाती है। आईबीसी बिल 2025 में बदलावों को भी हरी झंडी कैबिनेट ने आईबीसी बिल 2025 में बदलावों को भी मंजूरी दी है और इसका मकसद इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को आसान बनाना है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों के हवाले से ये बदलाव सिलेक्ट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कैबिनेट ने कॉर्पोरेट लॉज अमेंडमेंट बिल को भी मंजूरी दे दी है। चीन के निवेश पर नीति आयोग ने भी सिफारिश की थी और इससे पहले 2025 में नीति आयोग ने चीन के निवेश के लिए नियम आसान करने का सुझाव दिया था और इसमें कहा गया था कि 24% तक के एफडीआई के लिए जरूरी मंजूरी की जरूरत नहीं हो सकती है। यह सुझाव तब आया जब हाल के महीने में भारत और चीन के बीच रिश्तों में सुधार के संकेत दिखे और इसमें मंत्रियों के दौरे, अधिकारियों के बीच बातचीत और सीधी उड़ानें और टूरिज्म फ्लो बहाल करने की दिशा में प्रगति शामिल है। बॉर्डर के मुद्दों पर बातचीत तेज करने की कोशिशों ने भी रिश्तों में नरमी लाने में मदद की है। अब तक क्या थे नियम, वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल पहले चीनी कंपनियों के इन्वेस्टमेंट के लिए भारत सरकार से सिक्योरिटी मंजूरी की जरूरत होती थी और ये पाबंदियां जुलाई 2020 से है। तब नई दिल्ली ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और भारतीय फर्मों के दुश्मनी भरे अधिग्रहण को रोकने की जरूरत का हवाला देकर पड़ोसी देशों की कंपनियों को सरकारी खरीद कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा लेने से रोक दिया था। इकोनॉमिक्स सर्वे में क्या कहा गया है, तो हम आपको वो समझाते हैं। दरअसल इकोनॉमिक्स सर्वे 2024 ने भी चीनी एफडीआई पर पाबंदियों में धीरे धीरे ढील देने की सिफारिश की थी और इसमें कहा गया था कि इस तरह के कदम से ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भागीदारी मजबूत हो सकती है, साथ ही एक्सपोर्ट ग्रोथ को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। और इस बीच भारत के कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री पीयूष गोयल ने पहले कहा था कि 2025 में प्रेस नोट 3 को कोरोना संकट के दौरान भारतीय कंपनियों को बचाने के लिए लाया गया था और उस समय जब वैल्यूएशन पर दबाव था तो गोयल ने कहा था कि ये कहीं से भी एफडीआई पर बैन नहीं लगता। हम बस सावधानी वाला तरीका अपनाते हैं और प्री अप्रूवल होता है। हमने कई कंपनियों को अप्रूवल दिया है जहां भी हमें लगता है कि इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी या सप्लाई भारत के विजन से मेल खाती है, हम रेगुलर अप्रूवल देते रहते हैं और यही प्रोसेस जारी रहेगा। जब समय बदलता है, हालात बदलते हैं, तो समय के हिसाब से फैसले लिए जा सकते हैं। उन्होंने चीन के साथ हाल ही में वीजा और फ्लाइट पाबंदियों में ढील के बाद नियमों के संभावित रिव्यू पर एक सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही थी।